हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर साक्षी पांडे फ्रॉम कौशल्या अकेडमी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल खत्म कर लिया, मतलब लास्ट चैप्टर हमारा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं नए चैप्टर से जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हम क्या समझते हैं? ऑफकोर्स अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या हो गया? कार्बन। अब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन की स्टडी। तो बस वही हम करने वाले हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है भाई। अब व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स मैंने अभी बता दिया। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड्स बनेंगे या जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि आखिर हमको हाइड्रोकार्बन्स मिलते कहाँ से हैं या मिलते पाए कहाँ जाते हैं? तो नेचुरल गैस में। अब गैस में हम खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती होगी भाई, या फिर पापा खाना बनाते होंगे, कोई भी खाना बना सकता है। तो खाना बनाते हैं किस चीज़ से? या तो नेचुरल गैस से, अब तो इंडक्शन भी आ गया है वैसे इलेक्ट्रिसिटी से, बट नेचुरल गैस में क्या आ जाता है? अपना गैस जिससे हम खाना बनाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये सब तो हमको पता ही है कि ये सारी चीज़ें क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे ज़्यादा किससे रिएक्ट करता है? तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो वो सारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब अपन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी जीओसी पढ़ रहे थे। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स में क्या देखा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, अनसैचुरेटेड थे, एरोमेटिक थे। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? जितने सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स थे। अनसैचुरेटेड मतलब क्या? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब एरोमेटिक वाले क्या थे? एरोमेटिक वाले क्या थे? जो हकल्स रूल फॉलो कर रहे थे, जिनके ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड था। ठीक है। और क्या थे? साइक्लिक कंपाउंड थे। हकल्स रूल क्या होता है एरोमेटिक के लिए? 4n+2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं। ठीक है, ये हो गया हकल्स रूल। अब देखते हैं आगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस किस टाइप के होंगे? तो ओपन चेन भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ इथेन है, यहाँ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें किसी में भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। वैसे ही प्रोपेन भी क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। अब क्लोज चेन क्या होंगे? क्लोज चेन वो कंपाउंड्स होंगे जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, मतलब जो जहां से शुरू होंगे वहीं पे खत्म होंगे। अब ओपन चेन का फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन अलग अलग होता है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों अलग अलग हैं और एक दूसरे से कहीं भी जुड़े हुए नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो पहला कार्बन होगा वो लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम साइकिल बोल देंगे। तो वो क्या हो गया? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होंगे, एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वाले, एल्काइंस जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। जिस भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी IUPAC नोमेनक्लेचर में। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, तभी तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हम लोगों को पता है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो साइकिल होता है। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? इसमें कहीं पे भी या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बस वो हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसी साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है। क्यों साइक्लोप्रोपीन है? 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, इसलिए प्रोपेन है। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब प्रोपीन है, और साइकिल है इसलिए साइक्लो है। ठीक है। वैसे ही साइक्लोब्यूटीन कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट। और उसके बाद इन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, और साइकिल है इसलिए साइक्लो। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था। वैसे ही साइक्लोपेंटाइन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये आइन आ गया। वैसे ही ब्यूटाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये आइन आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को समझ आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स किस किस टाइप के होंगे, सैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, साइक्लिक होंगे, वो सब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? इसके बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब केमिकली ये कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब फिजिकली इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हमको दिखाई देते हैं? वो सारी चीज़ें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेन एटलीस्ट 1 हेक्सागोनल रिंग।
इन ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, ये हमको पता था कि हाँ ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होगा, एक हेक्सागोनल रिंग मतलब 6 कार्बन की रिंग रहेगी जिसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक मतलब ही क्या होता है, 6 कार्बन की चेन होगी मिनिमम और उसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एल्केन्स के बारे में। अब एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस हम लोग हाइड्रोकार्बन में ये तीनों चीजें पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, एल्केन से। क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना यार, सबसे इजी कौन सा होगा जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं, जिसमें ज्यादा रिएक्शंस की दिक्कत ही नहीं होगी। अब स्टार्ट तो हम इनिशियल स्टेज से ही करेंगे ना, जो सबसे ईजी वाला पार्ट होगा उससे शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो इसलिए सबसे पहले एल्केन्स देखेंगे, ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। अब क्या होता है पैराफिन्स क्यों बोलते हैं इसको, अब इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना वो बहुत लो होती है। क्यों रिएक्टिविटी इनकी लो होती है भाई, क्योंकि ये कार्बन ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के बहुत खुश रहता है। ये 1-2 कार्बन से बॉन्ड बना लिया, बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के खुश रहता है। हम लोगों को पता ही है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। हमको ये भी पता है कि सिंगल बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना होता तो वो क्या होता, ज़्यादा आसान होता। अगर बॉन्ड तोड़ना आसान है मतलब इसका दूसरे रिएक्शन कराना आसान है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है, तो वो दूसरे से रिएक्शन कैसे करेगा भाई। अपन तो पहले ही डिस्कस कर चुके थे ना यार फ्रेंडशिप वाला मैटर, जब तक 2 बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ हैं उनका बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर पा रहे तो तीसरा जो दोस्त है वो उन दोनों की जगह नहीं ले सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उससे क्लोज हूँ, मेरा उससे कोई बॉन्ड तोड़ नहीं सकता है, तो ऑफकोर्स मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं सकती। लेकिन अगर हमारी फ्रेंडशिप टूट गई तो मैं उतनी ही प्रायोरिटी, उतना ही इंपॉर्टेंस किसी और को दे सकती हूँ। तो वो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ना आसानी से दूसरों को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो ये 2 बॉन्ड है या ये 1 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो क्या होता है, ईजिली टूट जाता है। लेकिन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड रहता है वो इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ता। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो कितने अच्छे दोस्त हैं, तभी तो सिर्फ 2 लोग ही हैं ना, सिर्फ यही 2 शेयरिंग है और इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये अपने आप को दूसरे से अलग करना नहीं चाहता है, चाहे दूसरा कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, वो किसी से अलग करना नहीं चाहता है, लीस्ट रिएक्टिव होगा, शांति से बैठा रहेगा, स्टेबल। ठीक है, इसका नाम होगा पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या हो गया, पेरियम मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन रिएक्टिविटी। अब लिटिल रिएक्टिविटी का मतलब तो यही हो गया ना, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसलिए इसका नाम हो गया पैराफिन्स। अब जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला भी हम लोग नेमिंग में पढ़ चुके हैं, 4NCnH2n+2। अब CnH2n+2 किसका होगा, अब Cn फॉर एग्जाम्पल कार्बन में, मैं n का नंबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होता है n। अब मैं नंबर ऑफ कार्बन 2 ले ली, तो यहाँ पे C2H2 × 2 +1 +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, 2 कार्बन बना लिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 +2, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, तो हम लोगों को पता चल गया हाँ ये फॉर्मूला तो एल्केन का है भाई। अब साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। अब साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को पता था जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वही सेम साइक्लो एल्केन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन कम होते हैं ना, क्योंकि उसको तो बॉन्ड बनाना होता है, एक साइकिल कंप्लीट करनी होती है। मतलब पहला और आखिरी कार्बन जो होता है उसको अपने हाइड्रोजन क्या करने होते हैं, 2 कार्बन से जोड़ने होते हैं। जब वो 2 कार्बन से जोड़ेगा तो ऑफकोर्स सिर्फ 2 ही तो हाइड्रोजन लगाने की जगह बचेगी ना, इसके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगाने की जगह बचेगी। तो अब अपन देख लेते हैं, अब ऑफकोर्स कार्बन साइकिल तो 3 कार्बन से ज़्यादा मतलब कम की नहीं बन सकती ना, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन का साइकिल कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ना। तो अपन देखते हैं C3H3 × 2। अब क्या होगा, 1 2 और 3 कार्बन की चेन हम लोगों ने बना ली। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो क्या ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। तो मतलब साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला भी सही है। तो हम लोगों को समझ आ गया एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, और साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अरे यार ये सब तो पुरानी चीजें हैं, बस एक बार रिवीजन चल रहा है हमारा। कार्बन का क्या होगा, अब ऑफ कोर्स इसका sp3 होगा। क्यों, मैंने एकदम इजी तरीका बता दिया था लास्ट में, जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसको काउंट कर लो, तो s p1 p2 और p3, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा।
ठीक है। अब sp3 का भी मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था, स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो भाई ये 3D में ट्रायंगल शेप बना रहा है जो 4 साइड से है। 4 साइड दिख रहे हैं इसके, इधर 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 और इधर। क्यों, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। अब 3D स्ट्रक्चर अगर 4 साइड्स वाला है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग मेन पॉइंट पे। अब हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था, इतनी देर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे थे जो हम लोगों ने जीओसी में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स मतलब क्या हुआ कि कैसे हम एल्केन बना सकते हैं, किस किस कंपाउंड से हम एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन ले लेंगे। मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एल्कीन ले लेंगे हम, तो उसको हम किस चीज से रिएक्ट करेंगे, किसी भी रिएक्शन के लिए हमको जब तक बाहर से कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम रिएक्शन नहीं तोड़ सकते या रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, अगर बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा कैसे। जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगा ना। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो बाहर से चाहिए, चाहे वो कैटलिस्ट हो, चाहे वो अटैकिंग रिएजेंट हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो वाटर हो। कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से इस रिएक्शन में चेंज आए, जो इसका बॉन्ड तोड़ने में मदद करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन का रिएक्शन किससे कराएंगे, रेने एनआई से, यानी निकल से। निकल क्या करेगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अब हीट करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, बॉन्ड थोड़े से लूज होंगे। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड्स हैं और हमको पता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ईजिली रिएक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, अब एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और हमने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में किया था। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक खाली जगह आ जाएगी, यहाँ खाली जगह आ जाएगी। जब यहाँ और यहाँ कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ RCH, ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन और यहाँ एक और हाइड्रोजन। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCH2 CH3, यहाँ 2 था। ठीक है, ये हो गया। अब रेने और एनआई के प्रेजेंस में होगा, हीट के प्रेजेंस में। वैसे ही अगर इथीन में देखें तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, कैटलिस्ट की वजह से और हीट की वजह से क्या होगा, ब्रेक होगा। अब यहाँ पे H2 लिया हम, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये एक हाइड्रोजन क्या करेगा, जंप करके यहाँ चला जाएगा और दूसरा नीचे चला जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास ईथेन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन किससे देखा, सबसे पहला प्रिपरेशन हमने एल्कीन से देखा और किसके प्रेजेंस में देखा, रेने और एनआई के प्रेजेंस में, हीट में। ठीक है, अगर हीट होगा निकल के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेगा। बॉन्ड ब्रेक होगा डबल बॉन्ड का तो ऑफकोर्स कार्बन के पास क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, उसके पास कमी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन तो हम लोगों ने देख लिया हाइड्रोजन का अनसैचुरेटेड एल्कीन से। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं, अच्छा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। ऐसे ही अगर ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन में क्या होगा, जैसे एल्कीन में बॉन्ड ब्रेक हुआ था वैसे सेम एल्काइन में बॉन्ड ब्रेक होगा। अब एल्कीन में क्या था, सिर्फ एक डबल बॉन्ड था तो वो 1 स्टेप रिएक्शन थी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो ऑफ कोर्स इसको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा ना। सबसे पहले एल्काइन क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, मतलब एल्कीन में कन्वर्ट होगा। फिर एल्कीन क्या करेगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। तो ये क्या होगा, 2 बार में रिएक्शन होगा। तो ऐसे ही हमको स्टेजेस भी देखते जाना है। ऑफकोर्स हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने में एक तो बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं अल्टीमेटली रिएक्शन और मतलब रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के साथ। तो जब हमको पता है कि हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे क्यों। हाँ, हमको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, एडिशन होगा, एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होके कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके कोई नई चीज आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन। किस चीज का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का। ठीक है, अब इस
रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा? निकल के प्रेजेंस में हीट करा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था? एल्कीन के साथ एल्केन बना रहा था। वैसे ही अगर हम एल्काइन ले रहे हैं तो एल्काइन के साथ क्या होगा? 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहले एल्काइन क्या कन्वर्ट होगा? एल्कीन में कन्वर्ट होगा, फिर एल्कीन क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब हाउ डू एल्काइंस प्रोड्यूस एल्केन्स? तो अब दूसरे तरीके से कैसे होगा? पहला तरीका तो हमने निकल वाला देख लिया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे? कैटलिस्ट लेंगे Pt और H2, यानी क्या होगा? प्लैटिनम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा? अब एल्काइन क्या करेगा? ऑफ कोर्स यहाँ हमने 2H2 ऑलरेडी ले लिया है, तो ये क्या कर देगा? एक साथ दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, एक साथ दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, या फिर एक एक करके तोड़ेगा। अब वो हमारे ऊपर है कि हमको प्रोडक्ट अल्टीमेटली चाहिए क्या। हमको सिर्फ और सिर्फ एल्कीन चाहिए होता तो हम यहाँ पे क्या करते? सिर्फ और सिर्फ H2 लेते। अब ये सेम प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे? एल्कीन के प्रिपरेशन में भी देखेंगे। एल्कीन के भी प्रिपरेशन में देखेंगे, मतलब क्या होगा? जब हमको डबल बॉन्ड वाला कार्बन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या करा देंगे? Pt और H2 से रिएक्ट करा देंगे, तो वो क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। और यहाँ पे हमको एल्केन चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, और 2 हाइड्रोजन लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले अटैच होगा, फिर दूसरी बार अटैच होगा, तो ये क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो मेन हम लोगों को याद क्या रखना है इन सारे रिएक्शंस में? हम लोगों को हमेशा अपना कैटलिस्ट याद रखना है, या फिर अटैकिंग रिएजेंट याद रखना है, या रिएजेंट याद रखना है। जब हम लोगों को ये चीज याद रहेगी तो हमको ऑलरेडी पता होगा कि आगे रिएक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया है कि इधर कोई भी कंपाउंड हो, यहाँ पे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड हो, यहाँ पे क्या है? ब्यूटाइन है। ठीक है, इसकी जगह पे पेंटाइन होता या फिर प्रोपाइन होता, कुछ भी होता, अगर हम कैटलिस्ट Pt और H2 को लेते तो हमारे पास रिएक्शन में पहले एल्कीन और फिर एल्केन ही बनता। ठीक है, तो हमको हमेशा क्या करना है? मेन याद रखना है अपने रिएजेंट को, या कैटलिस्ट को, या अटैकिंग रिएजेंट को। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने प्रिपरेशन किससे देखा था? सबसे पहला प्रिपरेशन हमने Ni से देखा था। दूसरा हमने क्या देख लिया? प्लैटिनम या पैलेडियम। ठीक है, Pt या Pd के। अब तीसरा क्या होगा? अब एल्काइल हैलाइड का कैसे होगा? अब एल्केन्स को हम कैसे करेंगे Pt और H2 के प्रेजेंस में? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? कोई भी कार्बन कंटेनिंग चेन जो नॉर्मल कार्बन कंटेनिंग चेन है उसके साथ क्या लगा हुआ है? एल्काइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या हुआ? कोई भी हैलोजन ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये R मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ पे Cl लगा दी मैं, प्लस क्या की 2Na ले ली। अब ये हमेशा 2 कार्बन की चेन में होगा, तो यहाँ पे मैंने एक और कार्बन चेन ले लिया। अब 2 का 2, ये क्या हो गया? 2 कार्बन की चेन हो गई, ये 2 कार्बन की चेन हो गई। अब हमने क्या ले लिया? 2Na ले लिया। अब Na क्या करता है भाई? हमको पता है ऑलरेडी Na क्या है? पॉजिटिव रहता है। हमेशा क्या रहेगा? Na के पास, सोडियम के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो R क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हैलाइड के कंपैरिजन में तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो R प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? R प्लस और X माइनस। तो ये दोनों क्या करेंगे? मिलके बॉन्ड बना लेंगे और 2NaCl कर देंगे। अब ये 2NaCl हुआ, इसमें रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। Na है, ये एक Cl, ये एक Cl। अब ये क्या कर देगा? 2NaCl बन गया। तो बचता क्या है हमारे पास? 2 कार्बन की चेन यहाँ बची, 2 कार्बन की चेन यहाँ बची, तो ये क्या बना लिया? 4 कार्बन की चेन। ठीक है, तो समझ आया कैसे करना है हम लोगों को। अब इसको हम नाम क्या देते हैं? तो नाम क्या देंगे ये हम अभी जस्ट आगे देख लेंगे कि इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है। ठीक है, हमने क्या किया? एल्काइल हैलाइड लिया, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया। अब एल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे और जब रिएक्शन होगा तो हमको पता है कि सोडियम के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो ऑफ कोर्स जब
बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हमारे रिएक्शन में होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास जाएगा ना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाएगा ना। तो Na क्या बोलेगा कि चल Cl तू मेरे पास आ। तो जब NaCl को ले लिया तो बचता क्या है, कार्बन की चेन ही बचेगी ना हमारे पास। तो दोनों कार्बन की चेन क्या करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। अब ये क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। इसका नाम तो हमने जान लिया कि हाँ NaCl के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या होगा, वुड्स रिएक्शन होगा। जब यहाँ ब्रोमीन है तो क्या होगा, अभी अपन ने Cl का एग्जाम्पल देख लिया था, अब Br का देख लेते हैं। तो Br भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब ये Br क्या बोलेगा, अब मेरे को भी सोडियम के साथ ही रहना है। Br भी बोला सोडियम के पास साथ रहना है तो Br क्या बना दिया, 2NaBr बना दिया। अब ये दोनों तो खाली अकेले बैठ गए ना, CH3 तो अकेले बैठे हुए हैं। अब CH3 जब अकेले बैठे हुए हैं तो इन लोग क्या बोलेंगे, यार हम दोनों के पास डेफिशिएंसी है, हम दोनों के पास कमी है, लेकिन जब हम दोनों कमी के साथ अगर एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ले तो हाँ हम दोनों का पेट भर सकता है। अब मान लो मेरे पास सब्जी है और मेरे फ्रेंड के पास रोटी है, ठीक है, मेरे को चाहिए रोटी, उसको चाहिए सब्जी। अब हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे किसके साथ हो रही है, इस मिथाइल के साथ भी हो रही है और इस मिथाइल के पास साथ भी हो रही है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। ये दोनों क्या करना चाहते हैं, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन की कंडीशन होती है। अब सिमेट्रिकल एल्केन का कंडीशन मतलब क्या हो गया, तो भाई अब ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको इधर वाला भी और इधर वाला भी दोनों सिमेट्रिकल लेना होगा। मतलब अगर यहाँ मैं एक कार्बन की चेन ले रही हूँ तो मैं इधर भी एक कार्बन की चेन लूंगी, इधर मैं 2 कार्बन की चेन ले रही हूँ तो इधर भी 2 कार्बन की, 3 की ले रही हूँ तो यहाँ भी 3 की। तो ऐसा क्यों, और ओनली 1 टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इज यूज। अब यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक जैसा, यानी Br जैसा। तो भाई रिएक्शन का भी तो कुछ अपना वो होगा ना कि ठीक है यार मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, मैं इसमें ज़्यादा रिएक्शन शो करूँगा, इसमें कम रिएक्शन शो करूँगा। तो अपना ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे हम, कि अगर यहाँ मैं, अब डाउट तो आता ही है ना यार, क्यों बोल रहा है सिमेट्रिकल लेने के लिए, यहाँ मैं 2 कार्बन ले लूँगा, यहाँ मैं 3 कार्बन ले लूँगा, यहाँ मैं 1 कार्बन लूँगी, यहाँ मैं 3 कार्बन लूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मैं ऐसे कार्बन ले भी ली, रिएक्शन तो होगा ही ना। तो दिक्कत आएगी प्रोडक्ट में। अब कैसे आएगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 1 कार्बन और यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन। ठीक है, अपने पास 1 और 2 कार्बन है, यानी दोनों अलग अलग कार्बन चेन है। जब दोनों अलग अलग कार्बन चेन का हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 वाला। अब ऑफ कोर्स हम सिर्फ एक एक तो नहीं लेते हैं ना, ऐसे हम 100, 200, 1000 की क्वांटिटी में रहता है, ऐसे ही सेम 1000 की क्वांटिटी में रहता है। तो ये क्या करेगा, अपने जैसे दूसरे से मिलके क्या बना देगा, CH3 NaBr। वैसे ये क्या करेगा, C2H5 मिलके अपने जैसा बना देगा। एक क्या बनाएगा, CH3 और C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कार्बन की चेन हो गई, 2 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन की। यहाँ पे कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की चेन। तो अब अपने पास प्रोडक्ट जो है वो इतने अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स में मिला। तो जब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स में मिला मतलब हमको कंप्लीटली तो कोई प्रोडक्ट मिला ही नहीं, मतलब हमारा जो नीड था वो तो फुलफिल हुआ ही नहीं। हमको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए था, या तो हमको इथेन चाहिए था, या तो प्रोपेन चाहिए था, या तो ब्यूटेन चाहिए था। लेकिन जब एक साथ तीनों बन गए तो ना हमारा इसका काम हो पाया, ना इसका और ना इसका। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें हमको डबल मेहनत लग जाए। इससे अच्छा हम क्या करते, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन की चेन इधर ले लेते, 1 कार्बन की चेन इधर ले लेते तो इथेन बन जाता, और इधर 2 कार्बन ले लेते, इधर 2 कार्बन ले लेते तो ब्यूटेन बन जाता। ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल की बात आ ही गई है यहाँ पे, तो ऑड नंबर तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ऑड नंबर के कार्बन की चेन बनाना इसमें क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमको इतनी लंबी चौड़ी मेहनत लग जाएगी सबको अलग करने में या सेग्रीगेट करने में। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन कब होगा, सिमेट्रिकल कार्बन में होगा। और दूसरा क्या होगा, जो हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, यानी जो हैलाइड ग्रुप है वो हमको क्या करना होगा, सिमिलर लेना होगा, यानी एक जैसा लेना होगा।
अब क्यों? क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह अलग होती है ना यार, तो सबका रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का रेट बहुत अलग होता है। जैसे फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। अब एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन ले लेंगे तो क्या करेगा, ये यही वाला बार बार रिएक्शन कर लेगा और इसका रिएक्शन करने में टाइम लग जाएगा, तो हमारे रिएक्शन के रेट में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो रही है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन। अब यहाँ ये बोल रहा है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, और अल्काइल हैलाइड है मतलब क्या हो गया, ये किसी हैलाइड वाले ग्रुप में हो रहा है, मतलब कोई कार्बन चेन है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है। अब जब हैलोजन लगा हुआ है और उसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑफ कोर्स इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और हैलोजन बोल रहा होगा बाय बाय, मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी इधर HCl, HF, HBr, HI बना रहा हूँ, अब मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ये क्या होगा, हैलाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या बोलेगा, मेरे को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो हैलोजन क्या बोलेगा, मैं हाइड्रोजन के साथ जा रहा हूँ और मैं थोड़ा लाइट भी फील करूंगा, यार तेरी कार्बन चेन इतनी बड़ी है, मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी, इतना इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तू, मैं नहीं सीख रहा, मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, HCl, HF, HBr बना लेगा, बचेगा क्या हमारे पास, कार्बन चेन बचेगी और यहाँ एक और हाइड्रोजन बचेगा। ऑफकोर्स H2 तो गैस के फॉर्म में ही रहेगा ना, कभी H+ देखे हो क्या हवा में एग्जिस्ट करते, कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसको भी तो सेटिस्फाई करना है ना एग्जिस्ट करने के लिए, तो ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ H2 बना लेता है। तो H2 जब ब्रेक होगा तो एक तो Cl या Br या किसी भी हैलोजन के साथ बन जाएगा बॉन्ड, तो दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन चेन के साथ मिल जाएगा। तो जब नॉर्मल कार्बन चेन है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे मैं H2 ले ली, यहाँ Cl है, तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, क्लियर कर देती हूँ उसके बाद बताती हूँ। यहाँ पे तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन Cl के साथ बन जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन बच गया, तो ये क्या करेगा, ये 3 कार्बन की चेन है हमारी, यहाँ पे एक वैलेंसी कम हो गई थी, कार्बन को क्या करना था, एक और बॉन्ड बनाना था, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ मेरा क्या बन गया, HCl। अब इसको अपन वैलेंसी फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन क्यों अटैच हो रहा है, क्यों, क्योंकि हैलोजन है ऑलरेडी वहां पे और उसको क्या करना है, थोड़ा लाइट हेडेड फील करना है, इतना भार लेके नहीं घूमना चाहता है वो थोड़ा शांत रहना चाहते हैं और हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अकेला हो जाता है। और दूसरा वाला हाइड्रोजन जो बोलता है चल ठीक है यार कार्बन तू अकेला है, मैं तेरे पास आ जाता हूँ, और उसको खुश कर देता है। तो हमारे पास एल्केन एक और तरीका कैसे हो गया, अभी तक हम लोगों ने देखा वुड्स रिएक्शन से बन रहा था, सेबेथियर एंडरसन रिएक्शन से बन रहा था, मतलब क्या था, PT, PD, Ni ये सब के प्रेजेंस में बन रहा था, और किसके प्रेजेंस में बन रहा था, Na के प्रेजेंस में। एल्काइल हैलाइड था हमारा RCl या कुछ भी 2 और 2Na के प्रेजेंस में बन रहा था। अब हम लोगों ने एक और क्या देख लिया, एल्काइल हैलाइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने बता दिया, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन निकलेगा तो होगा रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब किसी भी रिएक्शन के लिए हमको एजेंट तो चाहिए ही होता है ना, बिना एजेंट के हम कैसे रिएक्शन करा सकते हैं, तो बिना एजेंट के अगर हम रिएक्शन नहीं करा सकते तो वो रिएजेंट कौन से होंगे जो रिड्यूस कराएंगे, मतलब जो बोलेंगे कि हाँ जा भाई हाइड्रोजन मैं तेरे को खुला छोड़ रहा हूँ, तू जाके रिएक्ट करके दिखा, मैं हूं ना यहाँ पे, तू कर अपना काम। तो सबसे पहले कौन सा होगा, जिंक के प्रेजेंस में HCl, दूसरा क्या होगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, अभी हम लोगों ने इससे पीछे देख लिया था, एल्काइन और एल्कीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, हाइड्रोजन का एडिशन करा रहा था दोनों। और वैसे ही क्या होगा HI प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जब HI और रेड फॉस्फोरस रहेगा तो आंख बंद करके हमको वहां क्या करना है, रिडक्शन करना है, मतलब या तो ऑक्सीजन को निकाल देना है या तो हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। और क्या है, जिंक, कॉपर, कपल एंड अल्कोहल,
ठीक है, अगर जिंक कॉपर कपल दिख रहा है और अल्कोहल दिख रहा है तो वहां पे भी हम लोगों को क्या करना है, तो जिंक कपल और अल्कोहल के प्रेजेंस में भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। LiAlH4 और NaBH4 के प्रेजेंस में भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब अगर हम यहाँ H2 रख दे रहे हैं, आंख बंद करके अगर हाइड्रोजन गैस है हमारे पास और हमने इन सब में से कोई भी एक रिएजेंट रख लिया है तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। मतलब क्या है, हमारे किसी भी कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, मतलब या हाइड्रोजन लगेगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। अब मिथाइल आयोडाइड है, 2 हाइड्रोजन है, इतना तो समझ आ गया कि यहाँ हाइड्रोजन कुछ करने वाला है। लेकिन जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पास रिएजेंट क्या है तो हाइड्रोजन करेगा कैसे कुछ, तो यहाँ पे हमको पता है जिंक कॉपर अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब जिंक कॉपर अल्कोहल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करेगा। हाइड्रोजन को कैसे ऐड करेगा, यहाँ से आई को बोलेगा चल आई तू मेरे साथ चल, और मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त को भेज दे रहा हूँ कार्बन के पास, तो आई तो चला गया, HI बन गया। फिर उसके बाद बस बचा क्या, एक हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, मीथेन के साथ बैठ जाएगा। अब वैसे ही सेम इथाइल ब्रोमाइड में भी होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बोलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और दूसरा हाइड्रोजन क्या बोलेगा, चल ठीक है मैं कार्बन के साथ रह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब यहाँ पे क्या है, जिंक और HCl के प्रेजेंस में भी था, वैसे ही रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर 2HI है, 2HI है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक तो I2 बना लेगा। ये जो I2 है ना, आयोडीन क्या करता है, अपना रिएक्शन खुद ही कर लेता है, तो ये I2 बन के अकेला बैठ जाएगा। ठीक है, अब बचता क्या है हमारे पास, Br और 2 हाइड्रोजन, तो ये एक HBr बना लेगा। एक और हाइड्रोजन क्या बोलेगा, चल ठीक है कार्बन के पास कमी है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। तो जहां पे भी हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मैम यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास हैलाइड है तो मैं कैसे रिएक्शन कराऊं आगे। तो ये जो हैलाइड है, HI क्या करता है, HI ब्रेक होता है और आयोडीन अपने आप में इतना रिएक्टिव रहता है कि वो बोलता है मैं अपने आप के ही साथ खुश हूँ, मतलब मैं दूसरे आयोडीन के साथ खुश हूँ, मेरे को कोई और चाहिए ही नहीं, तो वो ऑलरेडी अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन को बोलेगा तू जा भाई तू खेल, फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के कार्बन को बोल देगा जा अब तू एक और हाइड्रोजन को रख और तू खुश रह। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ऑलरेडी यहाँ HI है तो मैं रिएक्शन कैसे कराऊं, तो भाई उसके लिए रेड फॉस्फोरस है ना, वही तो बोलेगा ना आयोडीन को चल निकल अलग से तू। ठीक है, अब बाय यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम GOC पढ़ रहे थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना रहा था, कार्बो एनायन। कार्बन आयन मतलब क्या हो गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब कैसे बना रहा था, क्योंकि ये मेटल है, सबसे पहले तो कार्बन और हैलाइड का रिएक्शन करा दिया हम लोग, किससे करा दिए, मेटल से करा दिए, यानी Mg से, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। वो क्या बना देगा, RMgBr, और हमको पता है RMgX हमारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम RMgX को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा, वाटर तो सबसे पहले H+ और OH- में टूट जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि R क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कार्बन से ज़्यादा, तो मेटल के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। भैया इसको ऐसे नहीं तोड़ना है ना, ये बहुत डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मैम ये तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेटल क्या बोलता है, मैं मेटल हैलाइड बन के अलग रहूँगा और कार्बन को निकालूंगा अलग, तो कार्बन चेन। अरे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको तो कार्बन चेन ही चाहिए ना हमेशा, हम क्यों फालतू मेटल को घुसाएंगे अपने पास। तो बस कार्बन को अलग कर देना है नेगेटिव चार्ज से, और ये मेटल है। अब वाटर क्या होगा, H+ और OH- में टूटेगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव के पास ही जाएगा और नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव के पास ही जाएगा, तो RH बन जाएगा हमारे पास, मतलब क्या हो गया, एल्केन आ गया। बचा क्या, MgOH-Br, क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, Mg के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो MgOH-Br हो गया। अब हम लोगों को पता चल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैसे कराना है। अब एक्स्ट्रा इन्फो क्या है, एक्स्ट्रा इन्फो भाई, विक्टर ग्रिग्नार्ड को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1912 में, क्यों, रिएक्शन भाई डिस्कवरी की थी उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी तक हम लोगों ने कैसे देखा था, एल्कीन से प्रेजेंस एल्कीन से देखा, एल्काइन से देखा, एल्काइल हैलाइड से देखा, और RMgX से देखा। ठीक है, इतनी सारी चीजों से हम लोगों ने प्रिपरेशन करा ली थी।
अब अपने पास प्रिपरेशन में आता है डी कार्बोक्सिलेशन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से तो CO2 निकलेगा अपना, ठीक है, ये समझ आ गया। कोलबेज रिएक्शन मतलब क्या हो गया, यहाँ तो एनोड कैथोड वाला कुछ खेल है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब यहां भी प्लस माइनस में कुछ चीजें निकल के अलग अलग आएंगी, ठीक। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या हो गया, यहां से तो ऑक्सीजन निकलेगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन के बारे में हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ लिया है, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल या तो हाइड्रोजन का एडिशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, तो भाई डी कार्बोक्सिलेशन हमेशा सोडा लाइम के प्रेजेंस में होगा और NaOH यानी सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट से, यानी सोडियम के सॉल्ट से, सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस और माइनस, जब मेटल नॉन मेटल मिलके कोई रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अपन RR क्या है, 3 कार्बन की चेन है, उससे क्या जुड़ा है, COONA, ठीक। अब हम लोगों को पता है कि COONA तो है, अब इसको हम क्या करा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम के प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, अब ये NaOH जो है वो बोलेगा भाई सुन, मेरे को क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट रह के तो मैं खुश हूं नहीं, मेरे को चाहिए सोडियम कार्बोनेट। तो ये बोलेगा कि मैं इस सोडियम सॉल्ट से जो है वो रिएक्ट कर लूंगा। अब सोडियम सॉल्ट से जब मैं रिएक्ट करूंगा तो ये क्या बना लेगा, NaO, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है। अब Na2CO3 तो बन गया, अब हमारे पास बचा क्या, तो कार्बन चेन बची भाई, कार्बन चेन बची। लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन दिख रहा है हमको अकेला पड़ा हुआ, यहाँ हाइड्रोजन अकेला पड़ा हुआ दिख रहा है। ये क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, मैं क्या करता हूँ, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ। तो ये बोल दिया मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, तो अपने पास क्या बच गया, RH बच गया। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, सोडियम कार्बोनेट। तो जब भी हमको रिएक्शन कराना है ना, तो हम लोगों को क्या करना है ना, बाई प्रोडक्ट पहले बना लेना है। जब हम ऐसे रिएक्शंस कराते हैं ना, तो जब हम बाई प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं ना, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो अपने आप बन जाता है। जैसे इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, बाई प्रोडक्ट पहले बना लिया। NaOH को किससे रिएक्ट करा दिया था हम लोगों ने, सॉल्ट से रिएक्ट करा दिया था, किसके, सोडियम के सॉल्ट से। अब सोडियम के सॉल्ट से जब रिएक्ट कराया तो सोडियम क्या बोला मेरे को कि मेरे को तो चाहिए भाई कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं कैल्शियम कार्बोनेट बनाऊंगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो ये दोनों Na क्या बोले, चलो ठीक है Na2CO3 बना लेते हैं, Na2CO3 बन गया। तो बचता क्या है अपने पास, यहाँ से हाइड्रोजन बचा और ये कार्बन की चेन हमारे पास खाली थी ही। ये बोला ठीक है चलो मैं सेटिस्फाई कर दे रहा हूँ। हाइड्रोजन तो इतने दिन से कर ही क्या रहा है, हाइड्रोजन तो बोल रहा है जहाँ कार्बन मेरे को यूज कर सकता है तू कर ले भाई, मैं तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब क्या, एल्केन फॉर्म कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लोगों को हमेशा डाउट होता है कि मैम 4 कार्बन की चेन थी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहाँ तो अलग अलग कलर से लिखा हुआ है इसलिए समझ आ जा रहा है कि ठीक है ये अलग कार्बन चेन है। लेकिन यही अगर मैं ऊपर लिखी थी, यही अगर मैं ऊपर लिखी होती 4 कार्बन की चेन, तो यहाँ अगर मैं देखती तो इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करके मैं अगर यहाँ से रिएक्शन करा देती तब तो गड़बड़ हो जाता ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको इस कार्बन को जो सॉल्ट बना रहा है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए ये बोल रहा है कि 1 कार्बन कम होगा, क्योंकि जब भी हम कार्बन चेन काउंट करते हैं कोई भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिसमें कार्बन इंक्लूडेड रहता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड, ऐसे जो कार्बन के चेन होते हैं जिसमें कार्बन इंक्लूडेड होता है और वो फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग होता है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से कर देते हैं 1 2 3 4। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो मतलब हमको कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 3 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक। कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन की। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम 1 कार्बन कहाँ गायब हो गया, तो भाई 1 कार्बन तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए चला गया ना, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्या है, मीथेन का सॉल्ट है। मीथेन क्या किया,
इथेन का सॉल्ट है, बनाएगा मीथेन, ठीक है, मीथेन बन गया। अब यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना लिया था, बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे भी Na2CO3 बना लेंगे हम लोग, यहाँ हाइड्रोजन बच जाएगा, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास इथेन आ गया और सोडियम कार्बोनेट आ गया। तो ऐसे ही हम लोगों को पहले बाई प्रोडक्ट बना लेना है, उसके बाद मेन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। अब कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हम लोगों को समझ आ गया कि हाँ ये रिएक्शन तो स्टेप वाइज होगी, और कब होगी, किसके किसके प्रेजेंस में होगी, तो किसी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगी या फिर इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यानी एनोड और कैथोड है अपने पास, एनोड और कैथोड है। एनोड में हमको पता है कि एनोड के पास तो नेगेटिव चार्ज दौड़ दौड़ के जाने वाला है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ठीक है, कैथोड में चला जाएगा, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तो अब रिएक्शन होगा कैसे, सबसे पहले तो हम लोग डेमो देख लेते हैं इसमें होना क्या है। अल्टीमेटली क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, जो ये CO2 है ना, ये अपना निकल के बाहर चला जाता है, ये NaOH बना लेता है, और बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से मिल जाता है, ठीक है। NaOH बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, अब हाइड्रोजन क्या हो गया, इसके पास आ गया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन क्या है, अलग चला गया। अब ये दोनों क्या हो गए, ये मीथेन अकेला हो गया था, क्योंकि 2 मीथेन ले रहे थे हम, 2 मीथेन ले रहे थे, दोनों अकेले हो गए, तो ये क्या बना लिए, इथेन बना लिया। अब स्टेप कैसे होगा रिएक्शन का, तो स्टेप कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे क्या है CO2 है, और यहाँ क्या है Na है, तो Na प्लस और CO माइनस, ऑफकोर्स ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा सोडियम के कंपैरिजन में, तो ये दोनों क्या करेंगे, ऑफकोर्स पोलराइज होंगे, दोनों एक आयन के फॉर्म में डिवाइड होंगे। अब आयन के फॉर्म में डिवाइड होंगे तो Na क्या बोलेगा, चलो मैं निकल रहा हूँ, Na निकल गया और ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देके चला गया। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ सोडियम निकल के बाहर आ गया है और ऑक्सीजन को क्या दे दिया है, नेगेटिव चार्ज दे दिया है, और खुद अपना पॉजिटिव चार्ज के साथ खुश है। अब आगे आएगा, अब आगे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, क्यों होंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बोलेगा यार क्या कर रहा है तू भी, मेरे को ना रहना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बोलेंगे चलो यार, अब ये जो दोनों है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, CO2 मिलके बॉन्ड ऑलरेडी बना ले रहा है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो बोलेंगे चलो मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और बोलेंगे एक एक बॉन्ड, अब 2CH3 है, मतलब ये CH3 एक बार था CO और O नेगेटिव था, वैसे ही CH3 CO और O नेगेटिव था, तो ये क्या बोलेगा कि यहाँ से मैं टूटूंगा, ये मेरा टूट के मैं CO2 एक बना लिया, ये एक CO2 बना लिया। अब यहाँ क्या बचता है, कार्बन के पास यहाँ अकेलापन बच जाएगा, यहाँ अकेलापन बच जाएगा, तो ये दोनों क्या बोलेंगे, चलो ना यार अब तो बहुत थक चुका हूँ मैं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरे जैसा दोस्त चाहिए या मेरे जैसा इंसान चाहिए जिसके साथ मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मैं शांत रह पाऊंगा। तो ये दोनों कार्बन जो फ्री रेडिकल के साथ थे, ये दोनों क्या बोलेंगे, चलो ठीक है अपन करते हैं दोस्ती। अब ये अपन दोस्ती करके क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे, तो बच क्या जाएगा, 2CO2 बच जाएगा। तो CO2 तो ऑलरेडी निकल गया था ना, हमने देख ही लिया था, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस है तो वहाँ पे क्या हो रहा था, NaOH तो ऑलरेडी बन ही गया था, Na प्लस था, OH माइनस क्या किया, मिलके बना दिया NaOH, और बचा क्या, अब वाटर के ही तो प्रेजेंस में होगा ना यार, तो OH माइनस Na तो खींच लिया था, अब H प्लस बच जा रहा था, तो हाइड्रोजन क्या बोला, मैं अपने ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लूंगा, तो हमारा इसीलिए एंड प्रोडक्ट क्या आया था, CH3 क्योंकि क्या था, CH3 फ्री रेडिकल था, CH3 फ्री रेडिकल था, ये दोनों मिलके क्या बना लिए थे, इथेन बना लिए थे। CO2 हमको निकलता हुआ दिख ही गया, फिर क्या था, Na था, OH क्यों, 2 Na था हमारे पास, 2 कार्बन की चेन थी, दोनों सॉल्ट थे, तो क्या था, 2 Na था, अब 2 Na था तो 2 NaOH हो गया। अब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे तो हाइड्रोजन भी तो 2 ही होगा ना, तो H2, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या आया, ये आया। तो समझ आ गया। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस करने का सबसे इजी तरीका बता देती हूँ मैं, यहाँ पे बता देती हूँ। कोई भी कार्बन का कंपाउंड है या कार्बन की चेन है, फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन की चेन थी, मैं R ले रही हूँ, कितने भी कार्बन की चेन हो, यहाँ क्या हो जाएगा, COONA, ठीक है। अब एक कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन को कैसे बना देना है अपने को, यहाँ H2O लिख देते हैं, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Na निकाल देंगे और यहाँ से CO2 को निकाल देंगे। अब जब 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या बच गया, 2CO2 निकल गया, 2 Na निकल गया, यहाँ H प्लस और OH माइनस है ही अपने पास, ये क्या करेगा, NaOH बना लेगा,
प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो बच क्या जाता है, 2 कार्बन की चेन, तो ये R और R। ठीक है, तो समझ आया कैसे करना है। कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस दिखे तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमको क्या करना है, दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना लेने हैं एकदम ऊपर नीचे, और उससे पहले सोडियम को कटाना है, फिर उसके बाद CO2 को कटा देना है, उसके बाद अपने आप को दोनों कार्बन को मिला के बॉन्ड बना के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी बनाना है वो बना लेंगे। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिडक्शन मतलब क्या हो गया, ऑफ कोर्स हमको या तो ऑक्सीजन को भगाना है या तो हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे HI के प्रेजेंस में हो रहा है रिडक्शन। HI के प्रेजेंस में हो रहा है तो कैसे हो रहा है भाई, अब 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। अब आयोडीन तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, आयोडीन क्या बोलता है, यार मैं निकल रहा हूँ, मैं I2 बनाऊंगा। तो यहाँ पे 6 HI है, मतलब क्या हो गया, 3 I2 तो बन जाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, अपने पास 3 H2 भी बचे हैं। अब 3 H2 क्या बोलेंगे यार, अब इतना यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को देख के तो वैसे ही हाइड्रोजन क्या बोलेगा, अरे यार मेरे को वाटर बनाना है, मैं चाहता हूँ वाटर बनाना। अपने पास कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे, 2H2O तो आराम से बन जाएगा। अब बचे कितने, तो 2 हाइड्रोजन बच गए मैम। तो 2 हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या था, 2 ऑक्सीजन थे, ये तो निकल के चले गए, यहाँ 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ कमी कितने की थी, 2 हाइड्रोजन की। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, RCH3, 2H2O और 3I2। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि पहले अपन बाई प्रोडक्ट बना लेंगे। क्यों, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म तो इतना डिटेल में पढ़ नहीं रहे, रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं, और डिटेल में पढ़ के करेंगे भी क्या, अपने को तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितने 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं। तो जब इतने कम टाइम में क्वेश्चन करना है तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म करते करते तो 20 मिनट हमको एक क्वेश्चन में लग जाएगा। हमको करना क्या है, पहले बाई प्रोडक्ट बनाने हैं, बाई प्रोडक्ट में पहले तो आयोडीन को अलग बिठा देना है, उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन को निकालना है। तो 2 ऑक्सीजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन तो वाटर बना लेंगे, तो 2H2O। बचता कितना है, 2 ही हाइड्रोजन बचता है, तो RCH3 हो जाएगा। तो समझ आ गया, इसीलिए पहले क्या बनाना है, बाई प्रोडक्ट बनाना है। क्या क्या देख लिया हम लोग, डी कार्बोक्सिलेशन देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन देख लिए, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस देख लिए। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज किस किस टाइप की होंगी, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी चीज जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है, पता चल रहा है, वो क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो हमको पता तो चल रहा है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जस्टिफिकेशन उसका हम डिटेल में नहीं दे सकते, क्योंकि वो केमिकली हो रहा है, वो फिजिकली हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फिजिकली हमको दिखाई क्या देगा, ऑफ कोर्स वो मेल्ट होगा तो दिखाई देगा, वो बॉयल होगा तो दिखाई देगा, पता चलेगा हम लोगों को। तो अब क्या होता है भाई, अब ये बात आ जाती है कि नॉन पोलर क्यों होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया कि वो प्लस और माइनस चार्ज में नहीं ब्रेक होते हैं। तो प्लस माइनस चार्ज में क्यों ब्रेक नहीं होते, तो भाई हम लोगों ने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस ही नहीं होता कि वो पोलर सॉल्वेंट बन जाए, यानी प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए, इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट नहीं होते हैं। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो किस टेम्परेचर पे या किस प्रेशर पे या कैसे कंडीशन में जल्दी बॉयल हो रहा है, लेट बॉयल हो रहा है। तो अब सिमिलर कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग है और सैचुरेटेड हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे, वो 3 कार्बन की चेन होगी उसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, या 4 कार्बन की चेन का होगा या 5 कार्बन की चेन होगा। तो अब उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इफेक्ट आता है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। तो मॉलिक्यूलर वेट के ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हम कार्बन के नंबर्स बढ़ाते जाएंगे ऑफ कोर्स उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन किसमें, ब्रांचिंग में। अब नंबर ऑफ कार्बन्स तो हमने बढ़ा दिए, अब नंबर ऑफ कार्बन्स जब हम चेन में बढ़ा रहे थे, ये 5 कार्बन की चेन थी, ठीक है, ऐसी 5 कार्बन की चेन अगर मैं बोलूं ब्रांच लगा के, तो जैसे ही ब्रांच में आ जाता है मैटर, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
मतलब अगर सीधी चेन जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा ब्रांच बढ़ रही है उतना कम क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन के चेन से हम कंपेयर करें, अब यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ भी 5 नंबर ऑफ कार्बन है, अब मैम कैसे करें यार, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम आ रहा है। अब जब मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्रांच देखेंगे। अब जब ब्रांच देख लिए तो ऊपर वाले में कोई ब्रांच नहीं है, नीचे वाले में ब्रांच है, मतलब क्या हुआ, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो इक्वल था, ब्रांचिंग से कंपेयर कर लेंगे, और ब्रांच क्या कर रहा था, इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर दे रहा था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिंपल चेन का, नॉर्मल चेन का, एज कंपेयर टू किसका, ब्रांच का। तो जब ब्रांच की बात आती है तो ब्रांच हमको तब देखना है जब हमारे पास एक ही नंबर ऑफ कार्बन यानी मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, तभी हम ब्रांच तक पहुंचेंगे। और अगर मॉलिक्यूलर वेट ही डिफरेंट दिख रहा है, मतलब एक 3 कार्बन की चेन है, एक 4 कार्बन की चेन है, एक 5 कार्बन की चेन है, तो ऑफकोर्स 5 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर 4 कार्बन वाले का, फिर 3 कार्बन वाले का। ठीक है, अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब मैटर क्या हो जाता है, यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है और इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो मैटर क्या हो जाता है, इवन नंबर वाले कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर वाले कार्बन का। ठीक है, अब उसका मैटर ऐसा क्यों होता है भाई, तो ऑड नंबर वाले कार्बन का जो रहता है वो इजीली मेल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो इसलिए भी हो जाता होगा भाई कि ये दोनों क्या बोलते होंगे, यार मैं इवन रह के खुश हूँ, तू अकेला है, तू जा, तू इजीली मेल्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे 5 कार्बन वाले का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 4 कार्बन वाले का होगा, फिर 3 कार्बन वाले का होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कार्बन ऑड है, 3 कार्बन भी क्या है, ऑड है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 4 कार्बन वाला, फिर क्या होगा 5 कार्बन वाला, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन वाला। तो ये हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को जब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करेंगे तो उसके बाद हमको इवन और ऑड नंबर देखना है। और ऐसा नहीं है कि इवन और ऑड नंबर में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर, अगर उससे नीचे वाले कार्बन का ऑड नंबर है तो वो कम होगा, उसके ऊपर भी, मतलब 4 कार्बन से ऊपर 5 कार्बन आता है ना, तो 5 कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहेगा एज कम्पेयर टू 4 कार्बन। क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन है और ये इवन नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो समझ आ गया, सबसे पहले देखना होगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट देखने के बाद नंबर ऑफ कार्बन्स कि वो ऑड है या इवन है, और सिर्फ ऑड है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उससे कम नंबर ऑफ कार्बन्स उससे कम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या है, अब क्योंकि ये नॉन पोलर है मतलब आयनिक फॉर्म में तो ब्रेक नहीं होंगे, आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं होंगे मतलब पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हैं, ये सब में तो सॉल्युबल रहेंगे नहीं, तो ये सॉल्युबल किस में रहेंगे, ये सॉल्युबल रहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। मतलब क्या हो गया, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अब डेंसिटी क्या होगी, अब ये लीस्ट डेंस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्यों लीस्ट डेंस होगा भाई, क्योंकि भैया ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है, इतना फैला बराबर बॉन्ड बना रहा है, इसमें कहाँ की डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, कम स्पेस में ज्यादा चीजें, उसको हम बोलते हैं डेंस। तो वैसे ही डेंसिटी क्या हो गई, कम स्पेस में ज्यादा चीजें। अब कम स्पेस में ज्यादा चीजें कब हो जाती, जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता और यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन हो जाता। ये डेंस था, दोनों के स्ट्रक्चर में ही कंपैरिजन दिख जा रहा है हमको, ये डेंस है, ये क्या है, ये आराम से खुला फैला हुआ है, इसीलिए क्या होता है, ये लीस्ट डेंस होता है अमॉन्ग ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा, सबसे पहले देखा हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट, फिर देखा मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी, और सबसे लास्ट में डेंसिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमको क्या पता चला, ब्रांचिंग जो करेगी वो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देगी। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कम कर देंगे। वैसे ही पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मैटर हो गया। अब आखिरी अपनी आ गई डेंसिटी, तो ये क्या होगा, लीस्ट डेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में ही कंपेयर कर लिया कि हाँ ये इसके पास तो आराम से स्पेस है, ये फैल के बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये फैला हुआ है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली और प्रिपरेशन देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और एल्कीन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो।